तो कल का जो हमारा क्लास था हमने उसको शुरुआत की थी, उसका रिकैप करेंगे थोड़ा सा और शॉर्ट में। तो हमने पहले डिस्कस किया था योग, टोटल हेल्थ के बारे में सोचा कि भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर में है ना, जो हेल्थ है उसी को हम टोटल हेल्थ कहते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि योग है ना, योग का अर्थ क्या है, और महर्षि पतंजलि ने जो योग की व्याख्या दी थी उसके बारे में हमने चर्चा की। वृत्तियाँ क्या है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर आनंद मार्ग योग क्या है इसको भी हमने डिस्कस किया। याद है? याद है ना सबको? ठीक है। वृत्तियाँ क्या है? हु कैन टेल वृत्तियाँ क्या है? वृत्तियाँ किसको कहते हैं? हाँ, वृत्ति 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 किसको कहते हैं? मेंटल प्रोपेंसिटी। हाँ, मतलब हमारे मन का एक एक्सप्रेशन है वो, है ना। मन अपने आप को वृत्तियों के माध्यम से एक्सप्रेस करता है, तो उसके बारे में हमने जाना। फिर हमने ये भी देखा कि महर्षि पतंजलि ने जो योग की व्याख्या की, वो योग का जो एक्चुअल, योग इस वर्ड का जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसके साथ वो मेल नहीं खाता है, वो मैच नहीं खाता है। फिर आनंद मार्ग का क्या डेफिनेशन है योग का, वो हमने देखा कि जीवात्मा का परमात्मा के साथ जो मिलन है वही योग है। फिर महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग दिए उसके ऊपर हमने शुरू, क्योंकि वही आधार है। इवन आनंद मार्ग योग जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसका आधार क्या है? अष्टांग योग है। तो हमने कल अष्टांग योग का जो पहला अंग था, पहला और दूसरा अंग था, मतलब यम और नियम, है ना, इसको हमने डील किया। यम और नियम में क्या हो रहा है कि हमारी वृत्तियों का, मतलब हमारे मन का जो एक्सप्रेशन है वो इंटरनल है और एक्सटर्नल है। तो जब वो एक्सटर्नल होता है तो उसको हम कैसे रेगुलेट करेंगे, है ना, वो बिहेवियर के माध्यम से एक्सप्रेस होता है। तो हम अपने बिहेवियर को कैसे रेगुलेट करेंगे जब हम बाहर की दुनिया के साथ व्यवहार कर रहे हैं, और उसका एक इंटरनल एक्सप्रेशन है, तो उसको कैसे हम रेगुलेट करेंगे। तो पहला वाला था यम और दूसरा वाला था नियम। और हमने ये भी देखा कि यम में सबसे इम्पोर्टेंट यंत्र कौन सा है? सत्य, क्योंकि सत्य ही सब दूसरे यंत्रों को सपोर्ट करता है। और नियम में हम कौन सा इम्पोर्टेंट था? शौच। शौच क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि वो मेंटल प्योरिटी रखता है ना। ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो ये बेसिकली एक कोशिश थी कि हम अपनी मन की जो भूमि है उसको तैयार करें, है ना। वी प्रिपेयर द ग्राउंड। बाबा ने भी बोला ना, मॉरलिटी इज द बेस। उसके ऊपर ही बाद आगे की जो साधना है, जो अभ्यास है वो होंगे। यम नियम फॉलो करना इजी है? यम नियम फॉलो करना इजी है? क्या हम सब लोग कर पा रहे हैं? नहीं। ऐसे क्यों होता है? बहुत डिफिकल्ट लगता है यम नियम फॉलो करना। क्यों ऐसा होता है? हाँ, कोशिश में क्यों फेल हो जाते हैं? कोशिश करते हैं, मन स्थिर नहीं है। यस, मन स्थिर नहीं है, मतलब अभी उसमें स्थिरता नहीं आई। मतलब अभी जो हमारी वृत्तियां हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स है, थॉट्स है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। और आपने क्या बोला? वही, मन चंचल है, अस्थिर है ना। और हमारी आदतें भी तो है ना, हमारी जो पुरानी आदतें हमने बनाई हैं, है ना, वो हमारे संस्कार, ये सब मिलके क्या होता है कि हमको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यम नियम का पालन करने में। लेकिन वो तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो अभी हमको थोड़ी एक्स्ट्रा मदद की ज़रूरत है ना। तो ये एक्स्ट्रा हेल्प हमको कहाँ से मिलती है? जो अष्टांग योग का तीसरा अंग है जिसको कहते हैं आसन, है ना। इस आसन से हमको वो मदद मिलती है। कैसे मिलती है? तो आसन आपको पता है ना क्या है? सबको पता है आसन क्या है। दे आर फिजिकल एक्सरसाइजेस, व्यायाम है ना वो, दे आर एक्सरसाइजेस या जो हम करते हैं। लेकिन ये जो फिजिकल एक्सरसाइजेज है योगा की, इससे हमको यम नियम फॉलो करने में कैसी मदद होती है या, तो वो देखेंगे। तो इसके लिए हमको जानना ज़रूरी है बायो साइकोलॉजी। कल दादा ने बताया ना बायो साइकोलॉजी क्या है। व्हाट इज बायो साइकोलॉजी? बायो मतलब क्या होता है? बॉडी, है ना, जो बॉडी से संबंधित है। और साइकोलॉजी यानी माइंड। तो बायो साइकोलॉजी का साइंस जानना ज़रूरी है। मैं डिटेल में नहीं जाने वाली क्योंकि वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। यहाँ जितना इम्पोर्टेंट है वो बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो बॉडी और माइंड, बायो साइकोलॉजी।
का ये जो साइंस है वो किसके साथ डील करता है कि बॉडी और माइंड के बीच का कनेक्शन क्या है, किस तरह से माइंड बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, और कैसे बॉडी माइंड को प्रभावित करती है। दे इन्फ्लुएंस ईच अदर ना। तो ये इनका कनेक्शन क्या है, वो एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये तुमको पता है मन हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करता है, कैसे करता है। समझो मुझे गुस्सा आ गया तो क्या होगा, मुझे गुस्सा आएगा तो आंखें लाल हो जाएगी, है ना, गाल भी लाल हो जाएंगे, है ना, या तो मैं चिल्लाना शुरू करूंगी या तो मारूंगी, है ना, दोनों में से कोई एक चीज होगी, राइट। तो हमारा जो माइंड है, इमोशन है, वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है। ये तो हमको पता है कि माइंड जो है वो बॉडी को अफेक्ट करता है, ठीक है। अभी ये माइंड जो है बॉडी को कैसे अफेक्ट कर रहा है, तो माइंड का एक जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी में क्या है, नर्व सेल्स, है ना, और ग्लैंड्स और सब ग्लैंड, जिससे ये इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं बॉडी में, ठीक है। और इसका जो साइकिक स्ट्रक्चर है वो है चक्र और वृत्ति ना। तो हमारे मन में क्या होता है, वृत्ति आती है। वृत्ति क्या होते है, वृत्ति जो है वो कैसे एक्सप्रेस होती है, वो ग्लैंड को अफेक्ट करती है। जब वो ग्लैंड को अफेक्ट करती है तो क्या होता है, इमोशंस पैदा होते हैं। और इमोशंस ये तो साइकिक है, लेकिन इमोशन का एक फिजिकल काउंटर पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स। और फिर हॉर्मोन से क्या होता है, वो हमारे बॉडी को अफेक्ट करते हैं ना, जो बिहेवियर में हमको चेंजेस दिखते हैं। इट अफेक्ट्स द बिहेवियर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी मन की जो वृत्तियां हैं वो जब ग्लैंड को अफेक्ट करती है, ये जो वृत्तियां हैं, और इसके वृत्ति के कंट्रोलिंग पॉइंट्स क्या है, चक्रस, है ना, जो प्लेक्सस है, प्लेक्सी है। तो वहाँ से ये वृत्तियां जब एक्सप्रेस होती है, अगर वो ग्लैंड को या सब ग्लैंड्स को इफेक्ट करती है तो क्या आता है, क्या एक्सप्रेस होता है, इमोशन एक्सप्रेस होता है। और जब ये वृत्ति हमारे नर्व या नर्व सेल्स को इफेक्ट करती है तब थॉट एक्सप्रेशन होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वृत्ति का एक्सप्रेशन, माइंड जो है वो बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है। अब फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ये फियर वृत्ति को, है ना, भय, ये वृत्ति कौन से चक्र में है, मणिपुर चक्र में है, ठीक है। अब मणिपुर चक्र कौन से ग्लैंड से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, एड्रेनल ग्लैंड्स। एड्रेनल ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन सिक्रेशन करते हैं, एड्रेनल करते हैं। और ये जो एड्रेनल हार्मोन है ये हमारे में एक रिस्पॉन्स डेवलप करता है। वो रिस्पॉन्स क्या है, फाइट या फ्लाइट, मतलब या तो आप फाइट करो या भाग जाओ, हाँ, मारो या भागो, है ना। तो मान लीजिए आपके सामने बाघ आया, शेर आया, तो क्या होगा, आपकी जो भय वृत्ति है वो एक्टिवेट हो गई ना। देखते ही आपके इंद्रियों ने लिया वो बाघ का पिक्चर, वो माइंड में चला गया। फिर वो क्या होता है, वो जब माइंड में चला जाता है तो माइंड सोच, अरे डर की वृत्ति सबसे पहले, क्योंकि हमको अपनी माइंड का फर्स्ट टेंडेंसी क्या है, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, है ना। तो भय वृत्ति किसके लिए है, टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ। तो वो भय वृत्ति जागृत हो जाती है। अब क्या होता है कि मान लीजिए आपका मणिपुर चक्र वीक है, मणिपुर चक्र वीक है, मतलब क्या होता है कि उसका वो इतना स्ट्रांगली कंट्रोल नहीं कर रहा है उसकी अंदर की वृत्तियों को, है ना। तो अगर आपका एड्रिनल ग्लैंड हेल्दी है, मतलब वृत्तियों के ऊपर कंट्रोल अच्छा है, अगर एड्रिनल नहीं, मणिपुर चक्र अगर हेल्दी है तो आप जो वृत्तियां हैं उसको अच्छे से कंट्रोल करोगे। अगर मणिपुर चक्र वीक है तो आप वो कंट्रोल जो है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा वृत्तियों के ऊपर। अब क्या होता है कि अगर आपका मणिपुर चक्र जब स्ट्रांग है, हेल्दी है, तो एड्रेनल जो निकल रहा है हार्मोन, या वो कैसा रहता है, बैलेंस्ड रहता है। और जब आपका एड्रेनल हार्मोन बैलेंस्ड रूप से निकलता है तो क्या होता है, आपकी जो थिंकिंग पावर है वो अलर्ट रहती है। जैसे मान लो मैंने शेर को देखा,
तो मैं डर गई, तो मैं क्या करूँगी? ज़रूरी नहीं है कि हम डायरेक्ट भागते नहीं हैं। अगर हम लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं, एक्सेसिव फियर जब हो जाता है, तब हमारा थिंकिंग है ना, ये बंद हो जाता है, काम नहीं करता है, जाम हो जाता है, तब आप कुछ भी करते हो, ठीक है ना। अभी जो थोड़े से भय से ये इतने ओवरवेल्म नहीं हुए हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, उनका जो थिंकिंग है ना, वो थिंकिंग मोड में चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे डिस्टेंस कितना है भाग के साथ, मैं अगर भागूंगा तो बच पाऊंगा क्या? तो वो इस तरह से, अगर हाथ में हथियार है तो वो सोचते हैं कि अरे मे बी डिस्टेंस इतना नहीं है ना, तो हो सकता है कि मुझे सामना ही करना पड़े, हाथ में हथियार है, यूज़ करेंगे। तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? फाइट होगा या फ्लाइट होगा? ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अगर आपकी थिंकिंग अलर्ट है, और अगर अलर्ट थिंकिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगी? कि आपके हार्मोन्स कैसे हैं ना, वो बैलेंस्ड है या नहीं है। बैलेंस्ड होगा तभी आपकी थिंकिंग जो है ना अलर्ट रहेगी, इट विल नॉट बी इम्पेयर्ड, और तभी आप राइट कोर्स ऑफ एक्शन ले पाओगे, है ना। और अगर आपका वीक मणिपुर चक्र है तो क्या होगा? जो ग्लैंड का सिक्रेशन है वो डिफेक्टिव होगा, उसमें प्रॉब्लम होगी, या तो ओवर होगा या तो अंडर होगा, है ना। जब ओवर और अंडर ऐसा डिफेक्टिव अगर उसका सिक्रेशन है, तो आपकी थिंकिंग पावर भी क्या हो जाती है? इम्पेयर्ड हो जाती है ना। आप सोच नहीं सकते कि क्या करना है, आपको समझ में नहीं आता। आपके हाथ में हथियार होता है जिससे आप अपने आप को बचा सकते हो, लेकिन क्या हो जाता है कि आपकी थिंकिंग पावर ही काम नहीं कर रही है। आप डर इतना हो गया है, एक्सेसिव हो गया है कि आपके हाथ का हथियार भी आप फेंक देते हो और कुछ और करते हो, भागने लगते हो या ऐसा कुछ करते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब इम्पेयर्ड थिंकिंग होती है तो राइट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होता, देयर इज कंफ्यूजन इन द माइंड। तो हम देखते हैं यहाँ पे, ये इतना समझ में आया? एनी क्वेश्चंस? इसका मतलब है कि अगर हमारे चक्र वीक हैं तो क्या होगा उससे? चक्र वीक है तो हमारे ग्लैंड्स जो है वो, उसका फंक्शनिंग जो है वो मैल फंक्शन करेंगे। अगर इसका मैल फंक्शन हुआ तो क्या होगा? ग्लैंड का मैल फंक्शन मतलब सिक्रेशन जो है वो बैलेंस नहीं है। अगर ये ऐसा हुआ तो क्या होगी? हमारी जो मतलब इसका अर्थ है कि हमारी वृत्तियां जो है वो रेगुलेटेड नहीं है, राइट। हम राइट कोर्स ऑफ एक्शन, हमारा जो बिहेवियर है वो अफेक्टेड हो जाएगा। या तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा चक्र वीक है, इसलिए ग्लैंड्स मैल फंक्शन कर रहे हैं और इसलिए हमारा बिहेवियर नेगेटिव रूप से अफेक्ट हो रहा है। तो अभी होता क्या है कि एक तो है माइंड जो है वो बॉडी को अफेक्ट करता है। अब आसन जो है, आसन क्या करते हैं? व्हाट डू द आसनास डू? आसन का जो इफेक्ट है वो हमारे मसल्स पे तो होता ही है, हमारे जॉइंट्स पे, उसको जॉइंट्स और मसल को स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। लेकिन आसनों का जो मेन इफेक्ट है वो किसके ऊपर है? ग्लैंड्स और सब ग्लैंड्स पे है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा मणिपुर चक्र वीक है तो क्या होगा? फियर वृत्ति होगी, लज्जा वृत्ति होगी, है ना। हाँ, तो जो हमारे जो वृत्तियां हैं, मणिपुर चक्र से रिलेटेड जो वृत्तियां हैं वो वीक रहेंगी, है ना। तो वहाँ पे ओवर सिक्रेशन या अंडर सिक्रेशन ऑफ द ग्लैंड्स होगा। तो आसन क्या करता है कि वो इन ग्लैंड्स को प्रेशराइज या डीप्रेशराइज करता है। प्रेशराइज और डीप्रेशराइज करके क्या करता है? वो जो हार्मोन सिक्रेशन है उसको बैलेंस करता है। जब हार्मोन सिक्रेशन बैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ द हार्मोन सिक्रेशन इज बैलेंस्ड? सारा सब कुछ बैलेंस हो जाएगा ना।
आपके जो मन के विकार हैं वो भी दूर हो जाएंगे और आपके शरीर के विकार हैं वो भी दूर हो जाएंगे। हाँ हाँ, मतलब जो आपको कंट्रोल आ जाएगा। एक तो माइंड पे कंट्रोल आएगा सबसे पहले, आपके इमोशंस पे, और उसके बाद आपके बिहेवियर पे। और बहुत बार ये जो ग्लैंडुलर डिफेक्ट्स होते हैं, है ना, उसके माल फंक्शनिंग जो होता है उसके अंदर, उसके कारण फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं। जैसे हमको पता है थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड जो है, जब उसका माल फंक्शनिंग होता है, मतलब अगर वो ओवर सीक्रेट करती है तो क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। अगर वो अंडर सिक्रेशन करती है तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। और उसके रिलेटेड जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हम देखते हैं ना, जैसे अगर वो ओवर सीक्रेट कर रही है तो आदमी क्या हो जाएगा, एकदम पतला दुबला हो जाएगा, राइट, इरिटेबल हो जाएगा, एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। अगर अंडर सिक्रेशन है तो वो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, आइज बैगी हो जाएंगी, स्लगिश हो जाएगा, स्लीपीनेस ज़्यादा बढ़ेगी, लेथार्जी बढ़ेगी, है ना। तो जब हम आसन के द्वारा प्रेशराइज या डिप्रेशराइज करते हैं ग्लैंड्स को, तो उनके वो एक्सरसाइज के कारण क्या हो जाता है, उसका हार्मोन सिक्रेशन नॉर्मल हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, और हमारे जो मन के विकार है या शरीर के विकार है इस ग्लैंडुलर डिफेक्ट के कारण वो क्योर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे मन में क्या हो जाता है, तो इसका इफेक्ट क्या होता है, बॉडी, यू फील कंफर्टेबल इन द बॉडी, मीन्स यू फील फिजिकल कंफर्ट, या क्योंकि आपके शारीरिक विकार दूर हो गए हैं, एंड मेंटल कंपोजर, क्योंकि आप इमोशंस को भी कंट्रोल कर लेते हो तो यू फील मेंटल कंपोजर। दैट इज वाई आसन को क्या बोला है, उसकी व्याख्या करते हुए बोला गया है स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम मतलब आसन से हमको शारीरिक विकार दूर होने के कारण शरीर में हम स्वस्थ हो जाते हैं, वी फील वेरी कंफर्टेबल, वी फील हेल्दी ना, सुख, शारीरिक सुख का अनुभव करते हैं। और मन की जो इमोशंस है वो कंट्रोल होने के कारण हमारा मन शांत हो जाता है। तो अब हम देखते हैं, इज देयर एनीबॉडी, आपको पता है सर्वांगासन कौन सा है, और मत्स्य जो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के लिए जो आसन है वो कौन सा है, सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है ना। तो उसमें क्या होता है, जो जब आप सर्वांगासन करते हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है थायराइड पे, हाँ वो दबता है, प्रेशराइज होता है ना। और जब उसको मत्स्य मुद्रा करते हैं उसके साथ तो क्या होता है, हाँ तो वो डीप्रेशराइज होता है। तो उसके कारण पैराथायराइड और थायराइड के जो कुछ भी डिफेक्ट्स हैं, है ना, ग्लैंड्स के, वो दूर हो जाते हैं। उसी तरह से मणिपुर चक्र की जब डिफेक्ट होता है या उसका वो जब वीक होता है तो हम जो आसन करते हैं वो मयूरासन है। मयूरासन सबको पता है, किसको आता है मयूरासन, आता है, आप एक डेमो देंगे। तो ये मयूरासन है, और इस मयूरासन में हम क्या देखते हैं कि कहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, नेवल पे, है ना। नेवल में कौन सा चक्र है, मणिपुर चक्र। तो मणिपुर चक्र की जो विद्या है वो कौन सी है, लज्जा, पिशुनता, ईर्ष्या, सुषुप्ति, विषाद, कषाय, तृष्णा, मोह, घृणा और भय, ठीक है ना। तो लज्जा और भय जैसी और बहुत सारी वृत्तियाँ इस मणिपुर चक्र में है, ठीक है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत लोगों को स्टेज फ्राइट होता है, मतलब वो स्टेज पे जाके बात नहीं करना चाहते हैं या डरते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम मयूरासन करते हैं तो जो मणिपुर चक्र प्रेशराइज होता है तो उसकी जो ग्लैंड्स है वो एक्टिवेट हो जाती हैं, है ना, वो बैलेंस्ड हो जाती हैं, और हमारी लज्जा और जो भय वृत्ति है उसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है। और इसके बिना भी सुनाई दे रहा है ना, नहीं सुनाई दे रहा। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे आसन हैं जिनके इफेक्ट हमारे अलग अलग ग्लैंड्स पे पड़ते हैं। तो उसके कुछ आसन के नाम मैं बताऊंगी। पद्मासन पता है ना,
सबको आता है? पद्मासन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? साधना के लिए। क्यों? ध्यानासन है ये ना। आसन के दो प्रकार है, एक स्वास्थ्यासन है, एक ध्यानासन है। स्वास्थ्यासन मतलब शरीर के हेल्थ के लिए, और ध्यानासन मतलब मेडिटेशन के लिए। तो पद्मासन ये ध्यानासन है, इससे हमारा माइंड जल्दी कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और ध्यान में हमको आसानी होती है। स्त्रियों के लिए, सिस्टर्स के लिए बाबा ने 3 आसन बताए हैं जो फीमेल डिजीजेस के लिए अच्छे हैं। कौन कौन से हैं? कौन दिखाएगा? सबको पता है कौन कौन से है ये आसन? कौन दिखाएगा? आइए। तो पहले आप दीर्घ प्रणाम कर रही हैं। अच्छा, योग मुद्रा। हाँ, योग मुद्रा कीजिए। तो ये जो 3 आसन अभी ये दिखाने जा रही हैं, ये है, पहला है योग मुद्रा। हाथ पीछे हम पकड़ते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं और सामने की ओर झुकते हैं, ठीक है ना। 8 सेकेंड के लिए होल्ड करना है और फिर आपको वापस सांस लेते हुए ऊपर आना है। सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, सांस लेते हुए ऊपर आना है। हाँ, एक बार कीजिए और। तो ये जो है, ये योग मुद्रा जो है वो सारे फीमेल डिजीज के लिए है ना, वो अच्छा है। ये जो नीचे के 3 चक्र हैं, हाँ, सेकंड है दीर्घ प्रणाम। सांस लेते हुए दोनों हाथ आप जोड़ लीजिए और धीरे धीरे नीचे जाइए। सांस को 8 सेकंड के लिए रोकना है और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आना है। भुजंगासन। और इसके बाद है भुजंगासन यानी कोबरा पोज। भुजंगासन जो है वो चेस्ट में मतलब ऊपर के साइड में जो ब्लीडिंग्स होती हैं ना, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है और ये ऊपर की बॉडी को स्ट्रांग बनाता है। इवन जिनको जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो भी ये कर सकते हैं धीरे धीरे। तो ये बॉडी के ऊपर पोर्शन को स्ट्रांग बनाता है। तो ये जो 3 आसन हैं, कौन से? योग मुद्रा, दीर्घ प्रणाम और भुजंगासन, ये फीमेल डिसीजेस के लिए अच्छे हैं। जिन स्त्रियों को मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम है या उससे हेडेक्स या जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है उससे वो ग्रस्त हैं, तो उनको ये 3 आसन रेगुलरली करने चाहिए। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि पुरुषों के लिए मत्स्येंद्र आसन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सारे जो चक्र है उसको एक्टिवेट करता है। तो इस तरह से बहुत सारे आसन हैं जिनके हमारे शरीर के ऊपर अलग अलग मतलब प्रभाव पड़ते हैं। आपके लिए जो आसन है ये आपको कौन बताएगा? आप बुक में देख के करेंगे क्या? हाँ, आपको किससे कंसल्ट करना है? आचार्यों से कंसल्ट करना है, क्योंकि हमने देखा कि आसनों का जो इफेक्ट है हमारे चक्रों के ऊपर ना, वो बहुत गहरा होता है। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा आसन कौन से चक्र को इफेक्ट कर रहा है, तो क्या आप अपने लिए प्रॉपर आसन चूज कर पाओगे? नहीं। तो सारे आसन नहीं करने हैं, ठीक है ना। इसके लिए आपको अपने आचार्य से कंसल्ट करके ही करना है। तो जिस तरह से आसन है उसी तरह से योग अभ्यास में मुद्राएं भी हैं, है ना। मुद्राएं क्या है? मुद्राएं आसन की तरह ही है, ठीक है। सारे रूल रेगुलेशन जो आसन पे लागू होते हैं वो मुद्राओं पर भी लागू होते हैं। लेकिन मुद्रा और आसन में फ़र्क ये है कि मुद्राएं जो है वो एक विशिष्ट, एक पर्टिकुलर भाव एक्सप्रेस करती है, एक आइडिएशन एक्सप्रेस करती है, ठीक है ना। और उसको हम एक समय के लिए उस मुद्रा में रहते हैं। वी होल्ड दैट मुद्रा पोज फॉर सम टाइम ड्यूरेशन, ठीक है।
और इनका जो असर है मुद्राओं का वो हमारे नर्व सेल्स और मसल पे पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारी मुद्राएं हम देखते हैं बाबा ने योगी चिकित्सा में चर्या 3 में दी हुई है ना। उड्डयन मुद्रा है, अग्निसार मुद्रा है, उत्क्षेप मुद्रा है। उड्डयन मुद्रा पता है किसी को? उड्डयन मुद्रा ऐसे ऐसे खड़े होके जो पेट को अंदर की तरफ करते हैं, हाँ, अंदर की तरफ खींच के रखते हैं ना, ठीक है। तो वो उड्डयन मुद्रा है। वो उड्डयन मुद्रा जो है वो पैनक्रियास, किडनी, मतलब जो लोअर स्टमक है ना, और मणिपुर चक्र और स्वादिष्टान चक्र की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करती है, ठीक है। तो मणिपुर चक्र और स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड जो भी हमारी बीमारियां हैं पेट की, डिस्पेप्सिया है या फिर आपके पाइल्स का प्रॉब्लम है ना, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों में उड्डयन मुद्रा काफ़ी असरदार होती है। तो जिस तरह से मुद्राएं असंख्य हैं, क्योंकि मुद्राएं बेसिकली क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ योर आइडियाज़ है ना, वो भाव का एक एक्सप्रेशन है। तो वो तो असंख्य, हमारे भाव असंख्य है तो हमारी मुद्राएं भी असंख्य है। लेकिन उसके अंदर सारी मुद्राएं हम यूज़ नहीं करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए है उसी को यूज़ किया जाता है। बाकी तो इवन नृत्य में, डांस में भी मुद्राओं का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। हमारे जो क्लासिकल डांस है वो तो सब मुद्राओं से बने हुए हैं, राइट। तो मुद्राओं का भी हमारे ग्लैंड, सब ग्लैंड्स और हमारे मन के ऊपर काफ़ी गहरा असर होता है। उसी तरह से बंध भी होते हैं, ठीक है। बंध भी है ऑलमोस्ट सिमिलर टू मुद्रा, लेकिन उनका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है किसके ऊपर? नर्व्स पे, ठीक है। ये जो प्रैक्टिस है बंध की वो ज़्यादातर नर्व्स को इफेक्ट करती है। जैसे महामुद्रा, महाबंध और महावेद, ऐसे ये जो 3 बंध हैं उसको मिलाकर एक प्रैक्टिस होती है ना। उससे क्या होता है कि वो हमारे जो शरीर को टोटली, जो शरीर का जो हेल्थ है उसको अफेक्ट करता है। इट्स अ एक्सरसाइज फॉर द होल बॉडी ना, मतलब सारी बॉडी को, सारे ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है। और 7 धातुओं से जो डिफेक्ट के कारण जो रोग तैयार होते हैं ना, उसके अंदर ये बहुत लाभकारी होता है। लेकिन इसका सिर्फ फिजिकल बेनिफिट है ये बंध का, उसका कोई साइकिक या स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं है। इट्स ओनली मेंट फॉर फिजिकल वेलबींग। तो इस तरह हम देखते हैं कि आसन, मुद्रा और बंध ना, ये सब करके, इनका प्रैक्टिस करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपने माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लैंड, सब ग्लैंड्स को रेगुलेट करती हैं, तो उसका असर माइंड पे पड़ता है। तो पहले हमने देखा यम नियम, वी आर ट्राइंग टू रेगुलेट आवर वृत्तिस, आवर इमोशंस, आवर थॉट थ्रू आवर मेंटल पावर, है ना, इच्छा शक्ति से। आसन में क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, शरीर को इन्फ्लुएंस करके माइंड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो रही है, ठीक है ना। थ्रू द बॉडी वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द माइंड। तो ये 3 पार्ट पहले हो गए। उसके बिफोर आई गो टू द प्राणायाम पार्ट, बिफोर आई गो टू द प्राणायाम पार्ट, आनंद मार्ग योग जो है वो, उसके अंदर योग के तो है बहुत सारे एलिमेंट्स, लेकिन ये तंत्र योग भी है, इसके अंदर तंत्र के भी काफ़ी एलिमेंट्स हैं। तो बाबा ने ये जो सारी प्रैक्टिसेस हमको बोली है, यम नियम की, आसन की, मुद्रा, बंध, ये तो है। ये साथ, इसके साथ बाबा ने स्पेशली पुरुषों के लिए क्या दिया, तांडव दिया। पहले पुरुषों के लिए, हाँ, पहले तो तांडव, है ना, ठीक है। तो तांडव दिया। तो तांडव क्या है, कल दादा ने तो मुझे लगता है बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया तांडव के बारे में, है ना। या तांडव एक स्पिरिचुअल डांस है जो करीब 7000 साल पहले भगवान सदाशिव ने दिया था, ठीक है। कल दादा सूद बता रहे थे, जैसे जब वो बायोसाइकोलॉजी के बारे में बोल रहे थे, वो जब लिम्ब के बारे में बोल रहे थे, तो वो तो एक पार्ट है, लेकिन एक फिजिकल विगर, एक मेंटल और स्पिरिचुअल विगर लाने के लिए ये डांस है। सैडली हम लोग के लिए नहीं है, ठीक है ना। इट इज़ द ओनली एक्सरसाइज फॉर द ब्रेन, या ब्रेन की एकमात्र एक्सरसाइज है।
तांडव जो है वो पूरे शरीर को इफेक्ट करता है, जो जितने ग्लैंड्स है, सब ग्लैंड्स है इसके, उसके ऊपर इसका असर पड़ता है, उसको एक्सरसाइज करता है, स्टिम्युलेट करता है। तांडव ये शब्द कहाँ से आया है? तंडु। तंडु मतलब क्या होता है? उछलना, जंपिंग, ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज में मेन पार्ट क्या है? जंपिंग वाला पार्ट है। जितनी देर बॉडी जमीन से ऊपर रहेगी उतना बेनिफिट, इस डांस का जो बेनिफिट है वो बॉडी एसिमुलेट करेगा, ठीक है ना। तो इसके और भी बहुत बेनिफिट है, मैं बोलूँगी, लेकिन कौन करने वाला था तांडव का डेमोन्स्ट्रेशन? राम प्रसाद दादाजी। अच्छा आइए, कमांड कौन देगा? तो एक मिनट, आपने देखा ये ऐसे है, इधर क्या होगा? इस हाथ में क्या होगा? जोर से बोलिए, दादा लोग बोलेंगे क्या है? स्कल है ना, खोपड़ी है। और इस हाथ में क्या होगा? सांप होगा या चाकू होगा, ऐसा कुछ होगा, राइट ना, है या नहीं? क्योंकि ये स्पिरिचुअल डांस है तो इसका एक स्पिरिट भी है, एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है इस डांस का। कौन बताएगा दादा लोगों में से इसमें खोपड़ी क्यों है इस हाथ में? हाँ, मृत्यु का जो भय मनुष्य को सताता है ना, उस भय को हमको ओवरकम करना है। तो स्कल रिप्रेजेंट्स द फियर ऑफ डेथ, उसको हमको ओवरकम करना है, ठीक है ना। इट इज अ पैक्टलेस फाइट अगेंस्ट ऑल द ऑब्स्टेकल्स, फिजिकल एज वेल एज मेंटल एंड स्पिरिचुअल। जितने बाधाएं हैं हमारी रास्ते में, है ना, इस आध्यात्मिक पथ पे, साधना मार्ग पे, है ना, उसको हमको ओवरकम करना है, राइट। तो सबसे पहले तो भय, मृत्यु का भय सबसे बड़ा, है ना। इसमें क्या है? चाकू है, डैगर है, उसका क्या मतलब होता है? हाँ, शत्रु को दमन करना। शत्रु कौन है? हाँ हाँ हाँ, वो तो है, तो बात सही है। तो अज्ञानता का जो अंधकार है ना, हाँ, ये जो चाकू है आपके हाथ में, वो अज्ञानता के अंधकार को चीरना, आपके सामने आने वाली जो बाधाएं हैं उसको उससे लड़ने का ये प्रतीक है, ठीक है। कि जब उसको बैठाए, स्टार्ट। नहीं रुकिए, दिन करते हैं ना पहले, दिन करते हैं। बाबा नाम केवलम, 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 बाबा नाम केवलम। और फाइनल जंप। पहले दिन से शुरू होता है क्या? नहीं, दिन से शुरू होता है ना, ता दिन से शुरू होता है। कौन रुद्र तांडव करता है? यहाँ पे 3 प्रकार के तांडव होते हैं, ब्रह्म तांडव, विष्णु तांडव। कोई है करने वाला रुद्र तांडव? नहीं। वो है ना, डन, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो डांस है, इससे पौरुषत्व डेवलप होता है ना, पौरुषत्व डेवलप होता है। 5 मिनट्स में भी कुछ नहीं खत्म होगा। तो पौरुषत्व डेवलप होता है, नैतिक साहस बढ़ता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड आती है ना। और जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब आप लोगों की, उसको स्टिमुलेट करता है, हार्ट को स्टिमुलेट करता है, लंग्स को स्टिमुलेट करता है। हाँ, अच्छे से पहले से प्रैक्टिस करेंगे तो, है ना। ठीक है। फिर अपने आपके जो लेग्स हैं, आपके जो हैंड्स हैं, आपका बैक, पेल्विस या आर्म्स के मसल, नेक के मसल, ये सारे क्या होते हैं? स्ट्रेंथन होते हैं और स्टिम्युलेट होते हैं। तो तांडव ये जो है, ये बहुत ही विगरस डांस है। इसके पूरे बॉडी के लिए इसके बेनिफिट्स है। इसको रेगुलरली जो पुरुष हैं ना, हमारे भाई हैं, ब्रदर्स हैं, उनको रेगुलरली
उसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो ये तो ब्रदर्स के लिए था ऑलरेडी, जो भगवान सदाशिव ने दिया और बाबा ने बोला आप लोगों को करने के लिए, लेकिन दीदी लोगों के लिए कुछ नहीं था ना। तो इसलिए रिक्वेस्ट किया, बाबा को रिक्वेस्ट किया गया। 5 मिनट्स ज़्यादा, आई विल फिनिश विद कौशिकी। तो बाबा ने फिर कौशिकी डांस दिया 1978 में। कौशिकी ये नाम कहाँ से पड़ा है? कोशों से पड़ा है ना। तो हमारे कितने कोश हैं? 5 कोश है, ठीक है ना। हमारी जो माइंड की पोटेंशियलिटीज़ हैं, या दे आर इन 5 कोशस। अन्नमय कोशा तो बॉडी होगी, काममय कोशा, मनोमय कोशा, अतिमानस कोशा, फिर क्या है? विज्ञानमय कोश और हिरण्यमय कोश, है ना। तो इन 5 कोशों में हमारी जो पोटेंशियलिटीज है, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, इन 5 कोशों में है। तो जैसे हमारे बॉडी को डेवलप करने की ज़रूरत है, हमारे कोशों को भी डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि इसकी जो पोटेंशियलिटीज़ हैं वो हम एक्सेस कर पाए और उसको यूटिलाइज कर पाए। तो इसलिए ये कौशिकी डांस है, इट्स अ डांस फॉर द कोशस, या इट डेवलप्स ऑल द 5 कोशस, इसलिए इसका नाम कौशिकी। तो कौन डेमोन्स्ट्रेशन करेगा कौशिकी का? हाँ, बंदिता दीदी कौशिकी का डेमोन्स्ट्रेशन देंगी। इसके अंदर आपको हाथ सीधे ऊपर रखने हैं, है ना, कान से सटे होंगे, ठीक है। और हम राइट साइड से शुरू करेंगे। रेडी? हाँ, रेडी? दिन 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 ता ता बाबा नाम बाबा केवलम, बाबा नाम बाबा केवलम, बाबा नाम बाबा, बाबा नाम बाबा केवलम। एक मिनट। और किसको आता है? तो ये जो भाव है, ओके, हम जब हाथ ऊपर करते हैं तो हमारे में क्या भाव है? वी आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश अ लिंक विद द सुप्रीम एंटिटी, है ना। हम परम पुरुष के साथ एक लिंक बना रहे हैं ना, उसके साथ हम अपना नाता जोड़ रहे हैं। ओके, जब हम राइट की तरफ मुड़ते हैं तो भाव क्या है कि आई नो द राइट वे टू रिक्वेस्ट परम पुरुषा। परम पुरुष को हम किस तरह से याचना करेंगे हमको पता है ना। ये राइट साइड है। और लेफ्ट में क्या है कि आपकी जो डिमांड्स है, परम पुरुष की जो डिमांड्स है, उसको कैसी पूरी करनी है, आपकी इच्छा कैसी पूरी करनी है, वो मैं जानती हूँ। जब हम सामने आते हैं तो आई टोटली सरेंडर टू यू, है ना, हम समर्पण करते हैं परम पुरुष के सामने। जब पीछे जाते हैं तो भाव क्या है? सारी बाधाओं, हाँ, सारी बाधाओं के साथ हम लड़ते हुए हम अपना मिशन को पूरा करेंगे, है ना, आपके मिशन को पूरा करेंगे। और लास्ट में ता ता करते, तो ता क्या होता है कि हम अपने छंद को, अपनी रिदम को परम पुरुष के कॉस्मिक रिदम के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से तांडव में भी हैं, जो जिस बीट पे हम तांडव करते हैं, है ना, वो जो बीट है वो उसके अंदर भी यही भाव है कि मैं अपने रिदम को परम पुरुष के रिदम के साथ, यानी कॉस्मिक रिदम के साथ मिला रही हूँ। तो ये एक बार फिर से करके दिखाएंगी। रेडी? दिन रेडी? दिन 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 ता ता बाबा नाम बाबा केवलम, बाबा नाम बाबा केवलम, बाबा नाम बाबा, बाबा नाम बाबा केवलम। सॉरी, मैं अच्छे से नहीं कर पाई हूँ, वही क्या है क्योंकि ताल नहीं बैठ रहा था ना। तो आपको यहाँ जोड़ना है, हाथ 45 डिग्री पे झुकना है, एकदम ऐसे भी नहीं झुकना है ना। और जो हम ये करेंगे, ललित मार्मिक है, इसमें जो मुद्रा है ये ऐसा होना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है ना।
हाँ पीछे ऐसे पीछे की तरफ वाला एक दिन 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 नहीं सॉरी मुझे पहले से करना पड़ेगा दिन 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 ता ता राइट लेफ्ट। ठीक है, तो ये जो कौशिकी है जैसे हमने बताया ये सारे जो हमारे ग्लैंड्स है इसको अफेक्ट करता है, पूरे शरीर की ये एक्सरसाइज है। जितने फीमेल डिजीजेस हैं उसको ये क्योर करता है ना। जो डिलीवरीज है ना, डिलीवरी के वक्त जो परेशानी औरतों को होती है ना, तो ये हम सेफ डिलीवरी करवाता है। 22 रोगों की ये दवा है ना, उपाय है। तो इसके अंदर आर्थराइटिस है, गाउट है, पेट की बीमारियां हैं, डिस्पेप्सिया है, इंसोमनिया है, मतलब जिनको नींद नहीं आती है ना। तो अगर हम इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो ऑलमोस्ट 22 डिजीजेस ये क्योर करता है। लेकिन जैसे दादा ने बताया कि ये डांस सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में हमको नहीं करना है, उसको हमको भाव के साथ करना है। इसलिए बाबा ने इसको जो बाबा नाम केवलम ये है, बाबा जो मंत्र है उसके साथ जोड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे और अच्छे से सीखना ज़रूरी है। अगर हम अच्छे से सीखेंगे नहीं तो उसका बेनिफिट हम नहीं पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।